हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं पेपर 1 यूनिट 9.1 ह्यूमन जेनेटिक्स। ये सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे आगे के लेक्चर्स में। ओके, अगर आपने यूनिट 1.7 नहीं देखी है तो वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। आप इस चैनल ल्यूसिड यूपीएससी एंथ्रो के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तब आपको 11 लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज का हमारा लेक्चर है 12 नंबर लेक्चर। ओके, तो हम कवर करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट। फिर देख लेते हैं पेडिग्री क्या है। पेडिग्री एक फैमिली ट्री है जहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली साइंटिस्ट एंड जेनेटिक जो काउंसलर होते हैं वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फादर को कोई डिजीज़ है, ठीक है, फादर को कोई डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ की यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली, तो जैसे कि सिकल सेल हो गई या फिर हीमोफीलिया हो गया, तो ऐसी जो जेनेटिक डिजीज़ है तो कितने परसेंटेज चांस है बच्चे में होने के, तो ये सारी जो स्टडी है वो जेनेटिक काउंसलर्स करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि पेडिग्री का जो एनालिसिस क्यों किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जेनेटिक जो डिजीज़ हैं उनको डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है कि अगर किसी फैमिली को पता है तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि ओके अगर बच्चे में ये जेनेटिक डिजीज़ आने वाली है तो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बीमारी जल्दी डायग्नोज हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी हम बहुत ही अच्छे से अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आजकल तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, सो इसलिए भी ये हेल्पफुल है। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पॉइंट नंबर 4 है मेडिकल रिसर्च में, जैसे कि बहुत सारी स्टडीज़ करने के बाद में साइंटिस्ट को क्या पता चलता है कि कौन सी जीन जो है वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी जीन जो है वो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि अगर जीन एडिटिंग करनी भी होगी तो भी साइंटिस्ट को पता होगा ना कि कौन सी जीन हटानी है, कौन सी वहाँ पे लगानी है वापस से। तो मेडिकल रिसर्च में भी इसका काफ़ी योगदान है। पॉइंट नंबर 5 कि ये जो बीमारी है वो कौन से क्रोमोसोम की वजह से आई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक ह्यूमन सेल होती है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोमल होते हैं एंड 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, तो ये बीमारी कौन से क्रोमोसोम से आई है ये भी पता लग सकता है इस पेडिग्री एनालिसिस से। ओके, अब आता है पेडिग्री एनालिसिस जो है वो कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करती है, क्योंकि अगर साइंटिस्ट हैं या जेनेटिक काउंसलर हैं, अगर किसी फैमिली का चार्ट देख रहे हैं, पेडिग्री चार्ट, तो उसको कैसे पता है कि सारे जो बेसिक्स हैं वो किसने दिए हैं। तो वो एक साइंटिस्ट हैं ग्रीगर मेंडल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग में MENDEL ऐसे आएगा, ठीक है। सो मेंडल ने दिए, ग्रीगर मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा है। इनहेरिटेंस के जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो इन्हीं की देन है। और ग्रीगर मेंडल को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। एक जनरेशन से कौन सा कलर पास हो रहा है, कितनी हाइट अगली जनरेशन में होगी, तो इस तरीके से बहुत सारी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। वो हम यूनिट 9.2 में देखेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे और उन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे, क्योंकि इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो फंडामेंटल है ऑफ इनहेरिटेंस, और इन प्रिंसिपल को यूज़ करके या जीन एडिटिंग और इस तरीके की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, वो आ रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बेसिक्स का कितना रोल है। ओके, तो पेडिग्री एनालिसिस भी इन्हीं के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है, लॉ ऑफ रिसेसिव,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये सारे लॉज हम यूनिट 9.2 में पढ़ेंगे जब हम मेंडल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद में इन लॉज को भी कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करेंगे। ओके, अब पेडिग्री जो चार्ट होता है, अब साइंटिस्ट या जेनेटिक काउंसलर ऐसे तो लिखने नहीं वाले हैं कि ओके ये ग्रैंड पेरेंट्स से है, फिर ये इनके पोता पोती, ये सारी चीज़ें तो लिखने नहीं वाले हैं। वो एक सिंबल्स का यूज़ करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है। तो जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को और स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मेल को। तो इसको याद कैसे रखोगे? सर्कल में क्या आ रहा है? सी, और फीमेल में एफ आ रहा है, तो सी एंड एफ जो है पास पास में आते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो वैसे आप याद रख सकते हो। ओके, और नीचे जो सिंबल है वो क्या है? शेडेड है, यानी उनमें कलर फिल है। तो जब भी आपको ऐसे सिंबल दिखेंगे इसका मतलब क्या है कि ये डिजीज पर्सन है, यानी अफेक्टेड है डिजीज से। और अगर सर्कल या स्क्वायर पे आपको एक लाइन क्रॉस में दिखे तो इसका मतलब क्या है? उस पर्सन की डेथ हो चुकी है। और ये जो सिंबल है वो ट्विंस के लिए है। और ये भी यहाँ पे भी कुछ सिंबल हैं जिसमें इम्पोर्टेंट है ये वाला डायमंड जो शेप का है, जहाँ पे अगर जेंडर पता नहीं होता है, अननोन होता है, तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब आप देख पा रहे हो मेल और फीमेल को जो डायरेक्ट कनेक्ट करती हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसको हम कहते हैं मैरिज लाइन। दैट मीन्स ये कपल है। और जो वर्टिकल लाइन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो गैप है उसको दिखाने के लिए होती है वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं लाइन ऑफ डिसेंट। एंड उसके जस्ट नीचे है सिबलिंग लाइन। तो आपको मैरिज लाइन और सिबलिंग लाइन में थोड़ा सा ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना है कि वो तो डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। मैरिज लाइन जो है वो डायरेक्ट मेल टू फीमेल जा रही है, ठीक है, बट सिबलिंग लाइन में ऐसा नहीं है। वेल ऐसा दिखता है कुछ पेडिग्री चार्ट। मैंने आपको बाकी सारे सिंबल वहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन जो हाफ शेडेड है वो क्या होता है? कैरियर होता है, जो डिजीज़ को कैरी करता है। तो उसको कैसे दिखाते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं हाफ शेडेड से। ओके, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है उसका मतलब क्या है कि एक लक्षण का, कोई कैरेक्टरिस्टिक का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना थ्रू जीन्स। ओके, तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कौन से क्रोमोजोम से आया है, उसके बेसिस पे दो तरीके के इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल भी है और सेक्स लिंक्ड भी है। ऑटोसोमल क्या होता है? जहाँ पे कोई डिजीज़ अगर ऑटोसोमल क्रोमोजोम पे थी, यानी 22 पेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वहाँ से पास हुई है बच्चे में तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। एंड सेक्स लिंक्ड जो है, जब एक्स या वाई क्रोमोजोम पे, हमने बोला था कि 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोमल होते हैं और 1 पेयर जो है सेक्स क्रोमोजोम होता है। और फीमेल में वो XX होता है, मेल में XY। तो X और Y पे जब कोई जीन ऐसी है जो डिजीज्ड है और उससे जब बच्चे में कोई डिजीज़ होती है पास, जेनेटिक डिजीज़, तो हम उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, दोनों ही जो है वो दो टाइप की होती है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट में आपको दिख रहा है, डोमिनेंट को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं एंड रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो है कैपिटल T इनको हम कहते हैं अलील। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर दोनों लेटर कैपिटल हैं तो भी क्या होगा? डोमिनेंट जो लक्षण है, डोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे जाएगा। और अगर दोनों अलील में, अलील क्या है मैं आगे बताती हूँ आपको, दोनों वेरिएंट में अगर एक भी डोमिनेंट है तो भी जो डोमिनेंट लक्षण है वो आगे पास होगा। रिसेसिव वाला लक्षण तभी पास होगा जब दोनों स्मॉल टी हैं। ये आपको आगे भी समझ में आ जाएगा जीन और अलील की जब मैं बात करूँगी। और मेंडल का जब हम प्रिंसिपल्स देखेंगे तो इनकी हम डिटेल में बात करेंगे। मेंडल ने बेसिकली क्या किया कि डोमिनेंट को कैपिटल से डिनोट कर दिया, रिसेसिव को
स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया। और ऐसे बोला कि मटर का जो पौधा है, अगर अगली वाली जनरेशन में लंबा जो है, यानी उसकी हाइट ज़्यादा होगी, तो उसको कैपिटल टी लिख दिया, और अगर बोना है तो उसको स्मॉल टी से लिख दिया। ठीक है, तो मैंने बताया था अलील, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो जीन और अलील में क्या डिफरेंस है? जीन क्या होती है कि डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है, उसे हम जीन कहते हैं, क्योंकि डीएनए का हर एक हिस्सा प्रोटीन नहीं बनाता है। जो प्रोटीन बनाता है उसे हम जीन कहते हैं। जबकि अलील क्या होता है कि जीन के ही, सेम ही जीन के दो वेरिएंट अलील कहलाते हैं, वेरिएंट या अलील कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल किसी के पास है आईफोन, तो आईफोन की जो कंपनी है वो हो गई जीन, एंड आईफोन के जो वेरिएंट्स है अलग अलग कलर में जो मिल रहा है वो हो गया अलील। ओके, जीन क्या करता है, थोड़ा सा ब्रॉडर काम देखता है कि ओके आगे जो जो भी बच्चा हो रहा है उसकी आंखों में कलर फिल करने का काम मेरा है, जीन ऐसा बोलता है। लेकिन अलील जो है वो उसकी डिटेलिंग में जाता है कि कौन सा कलर फिल करना है बच्चे में, बच्चे की आंख में, ब्लू या ब्लैक, तो वो डिसाइड करता है अलील। तो डिटेलिंग की बात कौन कर रहा है? अलील। ओके, आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि डीएनए का एक हिस्सा क्या है? जीन। और अलील के साइड में क्या है कि उसी जीन के दो अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग कलर में जो आपको दिख रहे हैं वो है अलील। ओके, अब ये जो अलील्स हैं या जो वेरिएंट्स हैं वो ह्यूमन में टिपिकली जो है वो दो होते हैं, एक मदर से आ रहा है, एक फादर से, इसीलिए दो है। और अगर सेम है वो, अगर दोनों अलील सेम है तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी भी क्या है? होमोजाइगस ही है। एंड हेटेरोजाइगस टाइप का अलील कौन सा होगा? जो कि डिफरेंट अलील है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि हमने पेडिग्री एनालिसिस में उसकी डेफिनेशन देख ली थी, डायग्राम्स, जीन एंड अलील्स में क्या डिफरेंस है, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और उसके जो सिंबल्स थे वो भी देख लिए, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली, सिग्निफिकेंस देख लिया। सो नाउ ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और pause the video and answer the questions in the comment box. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि ये सही है या गलत। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, स्टेटमेंट है कि सारी जीन जो है वो प्रोटीन बनाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आंसर इज नो, फॉल्स है, क्योंकि डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो ये क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको ये किस टाइप का अलील है, क्योंकि हमने 2 टाइप देखे थे अलील के, ये कौन सा टाइप है वो बताना है। तो फर्स्ट है कैपिटल ए, तो ये है होमोजाइगस। स्मॉल ए भी क्या है? होमोजाइगस। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है? हेटेरोजाइगस। ओके, वेल लेक्चर होता है यहीं पे एंड। स्टे कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन, और अगर आपने यूनिट 1.7 नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। Stay consistent in your preparation, keep learning, keep growing, and focus on your health. Jai Hind, Jai Bharat.